हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास हेल्पफुल है। हम लोग हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों से प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्न का उत्तर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन है 33, 32, 11 या फिर 25। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसका राइट आंसर ए है। अगर स्पर्श व्यंजन पूछे तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, इसको भी याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर पूछे तो स्वर की संख्या 11 होती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? सभी क्वेश्चन साहित्य के इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से करिएगा। ऑप्शन है 2, 4, 5 या फिर 3। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। इसका राइट आंसर बी है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? आदिकाल में, भक्तिकाल में, रीतिकाल में या फिर आधुनिक काल में? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया है, इसका राइट आंसर ए है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं चंद बरदाई हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर संयुक्त काल। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, आधुनिक काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आदिकाल में। ठीक, तो ये संयुक्त काल नहीं होगा। अभी आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा है, तो आप लोग ध्यान से आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है डी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम विलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है? आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को या फिर आधुनिक काल को? हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है, इसका राइट आंसर ए है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है 4, 6, 8 या फिर 10। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। पंक्ति में अलंकार है, संभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो खिली हुई हवा आई, फिरकी सी चली गई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार पहचानने की जो ट्रिक है, जहाँ पर भी सा, सी, से, सो, सरिस, सम ऐसे शब्द आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन है निपुण, धीवर, माझी या फिर मल्लाह। तो केवट शब्द का अर्थ नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर ए है। निपुण नहीं होता है, बाकी धीवर, माझी, मल्लाह केवट शब्द के अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल और व में होता है? गुण संधि का, यण संधि का, वृद्धि संधि का या फिर अयादि संधि का? तो यण संधि का परिवर्तन है जो य, र, ल और व में होता है, इसका राइट आंसर बी है। यण संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल और व में होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन है कर्तरी, केला, कोण या फिर केवड़ा। तो कदली शब्द का तद्भव जो होता है केला है। इसका राइट आंसर बी है। अगला है क्षणिक का सही विलोम शब्द है अल्प, शाश्वत, क्षर या फिर विमुख। तो क्षणिक का विलोम जो होता है शाश्वत होता है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन है भारत में अनेक बोली है, बी है भारत में अनेकों बोलियां हैं, सी है भारत में अनेक बोलियां हैं, डी है भारत में अनेकों बोली है। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, भारत में अनेक बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? ए है प्रदर्शनी, बी है प्रदर्शिनी, सी है प्रदर्शिनी, डी है प्रदर्शनी, प्रदर्शिन है। तो आपको इसका शुद्ध रूप बताना है और आप लोग आंसर ध्यान से कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए होता है प्रदर्शनी, शुद्ध लिखा है, बाकी सभी में मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं। आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अमृत का विलोम है अर्क, पीयूष, मधुर या फिर विष। तो अमृत का विलोम जो होता है विष होता है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है अठकोना में कौन सा समास है? ए है द्विगु समास, बी है बहुब्रीहि, सी है द्वंद्व समास, डी है तत्पुरुष समास। अठकोना में द्विगु समास है। इसका राइट आंसर ए है। जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तत्पुरुष समास जो है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में न उत्तर पद प्रधान होता है न पूर्व पद प्रधान होता है, दोनों ही पद गौड़ होते हैं। इसमें कोई तीसरा पद जो होता है प्रधान होता है। याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है दूध का दूध और पानी का पानी करना। मुहावरे का अर्थ है दुग्ध इंस्पेक्टर को होना, मिलजुल कर रहना, सी है पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, डी है उचित निर्णय करना। तो दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ होता है उचित निर्णय करना। अगला क्वेश्चन है जो न जाना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अज्ञात, ज्ञात, न जान, उन जान। तो आपको बताना है जो न जाना गया हो इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द होता है अज्ञात। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यहाँ पर न होगा कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है बुद्धिमान, पहला, मीठा या फिर तेज। तो इसका राइट आंसर डी है। तेज जो है ये क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? ऑप्शन है संभाव्य भविष्य, बी है हेतु हेतुमत भविष्य, सी है संदिग्ध भूतकाल, डी है हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। यहाँ पर एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई है। तो यहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राम किताब पढ़ता है
तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है, इसका राइट आंसर सी है। यहाँ पर किताब कौन पढ़ रहा है? राम। राम क्या है? कर्ता है। अगला क्वेश्चन है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? यहाँ पर उजाड़ना हो गया है, यहाँ पर उजड़ना होना चाहिए, उजड़ना। ऑप्शन है उजाड़ देना, बी है उजाड़, सी है उजड़वाना, डी है यहाँ उजाड़ना है तो यहाँ पर उजाड़ना होना चाहिए, उजाड़ना। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया जो होती है उजाड़ना होती है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, उजाड़ना। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें आ की मात्रा होनी चाहिए, उजाड़ना। ठीक, इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाइए, उजाड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है दोनों, प्रत्येक, थोड़ा या फिर हर एक। इसका राइट आंसर जो है सी है। थोड़ा जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसके साथ ही जैसे बहुत, सब, कम, ये सब परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। जहाँ पर भी द्रव्य वाली चीज़ होती है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। यहाँ पर 1 लीटर दूध में कितनी संख्या है आप ये नहीं गिन सकते हो, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक संख्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। आपके घर, मैं होगा यहाँ पर, मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी है संबंधवाचक सर्वनाम, डी है निजवाचक सर्वनाम। तो मैं आपके घर स्वयं आया था, यहाँ पर निजवाचक विशेषण है, इसका राइट आंसर डी है। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चित घटना, व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। और संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। जिस सर्वनाम में किसी संबंध होने का बोध हो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसके साथ ही इसमें प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध होता है, जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, ऐसे शब्द इसमें आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मतलब कल बाजार में जो तुम्हें मिला था वह इस शहर का बहुत बड़ा माफिया है। यहाँ पर मतलब जो शब्द जो, सो, जिसका, जिसकी, ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कारक चिन्ह है? अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर जो है ए है, पेड़ से पत्ता गिरा। अपादान का मतलब होता है अलगाव। अगला क्वेश्चन है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा?
तो घड़ी जो होती है जातिवाचक संज्ञा होती है, इसका राइट आंसर डी है। अगर आप लोग किसी ब्रांड का नाम लेकर बोलते हो, मान लीजिए जैसे सोनाटा की घड़ी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन सिर्फ घड़ी पूछा है तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है सहायता, पुस्तक, लड़का, पौधा। तो इसका राइट आंसर जो है ए है, सहायता शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है संदेश, खत, चिट्ठी या फिर पत्र। तो आपको स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका राइट आंसर सी है। जैसे संदेश दिया, खत लिखा, पत्र लिखा, चिट्ठी क्या होती है? लिखी जाती है, लिखा नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ऑप्शन है लोप विराम, अल्प विराम या पूर्ण विराम या फिर त्रुटि विराम। तो हंस पद जो है त्रुटि विराम का एक और नाम है। इसका प्रयोग हम लोग जैसे कोई शब्द छूट जाता है उससे लिखने के लिए किया जाता है, इस तरीके से इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या फिर संधि। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है या फिर रूपक काव्य है। तो जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है समासोक्ति है, इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको, वन लाइनर नोट्स बनाइएगा और उसमें नोट डाउन कीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन आप लोगों को ना याद हो एक बार रिवीजन करने के बाद आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता कौन है? विद्यापति, तुलसीदास, जयदेव या फिर सूरदास। तो सूर सागर के रचयिता जो हैं तुलसीदास हैं, सूरदास हैं। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल या फिर संक्रांति काल। तो रीतिकाल का अन्य नाम जो है श्रृंगार काल है, इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला हैं, प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है या फिर पंत है। यूपीएसआई 2021 में सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप लोगों को कवि का पूरा नाम याद है तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है, जूही की कली कविता जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसका राइट आंसर डी है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जूही की कली सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच के लेखक कौन हैं? यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर ए है, झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है राम वृक्षवेणीपुरी, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है सिया राम शरण, डी है अज्ञेय। तो उर्वशी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन है अति, आ, अत या फिर अत्यु। तो अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, फ्रेंच भाषा का या फिर तुर्की भाषा का। तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं
माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है, भवानी शंकर मिश्र की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या फिर नागार्जुन की है? तो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इसका राइट आंसर जो है सी है। यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, याद रखिएगा आप लोग। आज का क्वेश्चन है, मृगावती रचना किसकी है? ठीक, उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या फिर जायसी की? इसका आंसर आप लोग दीजिए। सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी हिंदी को बेहतर बनाने के लिए तथा एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्लास मिल सके। यहाँ आपको डेली 40 प्रश्न कराए जाते थे। आप लोगों की डिमांड पर साहित्य के प्रश्न ज़्यादा कराए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को साहित्य भी अच्छे से तैयार हो सके। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।